नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में पॉलिटी से जुड़े हुए एक बेहद चर्चित टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है केंद्र बनाम संघ को लेकर करके, है ना। यूनियन या सेंट्रल, यूनियन गवर्नमेंट कहा जाए, संघ सरकार कहा जाए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाए, केंद्र सरकार कहा जाए। भारत सरकार के संदर्भ में यह एक हाल के समय में विवाद का विषय या फिर कहें चर्चा का विषय बन गया है। आइए इसको समझते हैं, आखिर यह विषय क्यों उभरा है और इससे जो जुड़े हुए डायमेंशंस हैं वो क्या कुछ कहते हैं, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। क्लियर? देखिए, प्रश्न यह है कि संघ सरकार कहा जाए या फिर केंद्र सरकार कहा जाए। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम तो दोनों कहते हैं, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, नाम में क्या रखा है कि नहीं। नाम में लेकिन रखा है, नाम का कुछ ना कुछ आशय है, उसका जो आशय है वह व्यक्ति या संस्था के चरित्र को दर्शाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर तो देखो दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ना। इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अंग्रेजी में यही तो कहा गया है, हिंदी में इसको संघ कहा गया है ना। इंडिया दैट इज भारत shall be union of states। यहां पर क्या चर्चा की गई है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, यूनियन, है ना, संघ की बात करता है। किसके संघ की, तो राज्यों के संघ की। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हम ये समझें कि तमिलनाडु में ओंद्रियो अरासू, जो अंग्रेजी में यूनियन गवर्नमेंट होता है, उसके लिए तमिलनाडु में तमिल भाषा में ओंद्रियो अरासू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किसके स्थान पर, मथिया या मथिया अरासू के लिए। मथिया या मथिया अरासू जो है वो अंग्रेजी में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है और जो ओंद्रिया अरासू है वो अंग्रेजी में यूनियन गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है। क्लियर? तो इसी विषय को लेकर के जो यहाँ पर विवाद है वह तमिलनाडु के विधानसभा में भी चला गया और वहाँ पर भी सवाल जवाब किया गया कि क्या तमिलनाडु की सरकार यूनियन गवर्नमेंट को लेकर करके अपना यह पक्ष स्पष्ट करती है या फिर कोई अलग मत रखती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पृष्ठभूमि है आज की चर्चा की, यहाँ से आप समझ सकते हैं। और यहाँ देखो रोचक बात यह है कि जो यूनियन है या फिर जो संघ है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान में की गई है ना, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में कोई चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है ना। सेंट्रल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, यूनियन का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। यहाँ पर आप इस चीज़ को स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात यह है कि बीते दिनों तमिलनाडु के ही राज्यपाल साहब RN रवि जी ने कुछ सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों को वो संबोधन के दौरान इस विषय को लेकर करके अपना मत दिए, है ना। और ये ध्यान रखना कि अभी IAS मेंस क्वालिफाई करने वाले बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और जो तमिलनाडु के राज्यपाल महोदय है वो इन्हीं लोगों को संबोधित कर रहे थे, यानी कि मुख्य परीक्षा जो पास कर चुके हैं विद्यार्थी वो उनसे मिलने के लिए आए हुए थे वहाँ पर राजभवन में, तमिलनाडु के राजभवन में। और उन्हीं को संबोधित करने के दौरान एक बच्चे ने जब उनसे पूछा कि सर अभी जो तमिलनाडु में यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर करके विवाद चल रहा है, इस पर हमें कैसा स्टैंड लेना चाहिए, तो फिर
उन्होंने इसके प्रत्युत्तर में जवाब दिया। ध्यान से सुनना, तमिलनाडु के गवर्नर साहब ने इसके प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका इस्तेमाल करने से हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तमिलनाडु सरकार ने इसको ट्रांसलेट किया है तमिल में औंद्रिय अरासु, यह उचित नहीं है, यह उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? क्योंकि जो औंद्रिय अरासु है, औंद्रिया जो है यह सब डिविजनल वे में इस्तेमाल किया जाता है, उपसंभागीय सब डिविजनल वे में इसका इस्तेमाल, इसका अर्थ होना चाहिए सब डिविजनल, है ना। जबकि भारत सरकार को इस तरीके से, इस रूप में आप ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। तो इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि यूनियन गवर्नमेंट का यदि इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तमिल में ओंद्रिय अरासु कहना यह सही नहीं है, क्योंकि यह इसको सही तरीके से स्पष्ट नहीं करता है ना, भारत की सरकार को। क्लियर? तो ये बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान की थी। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई कि क्या वर्तमान में गतिविधियाँ चल रही हैं। जो भारतीय संविधान में बात कही गई है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा ध्यान रखना कि वर्ष 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें प्रांतों को अधिक शक्ति दी गई थी, है ना, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। कब? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि 1935 से भी पहले वर्ष 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से जो अधिनियम लाया गया था वर्ष 1919 में, वहां पर केंद्र की बात हो रही है, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, है ना। और केंद्र के संदर्भ में वहां पर सेंट्रल सब्जेक्ट की बात हो रही है 1919 में, ठीक है। लेकिन जब हम 1946 में बात करते हैं, 1946 में क्या आया था? कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन। इस मिशन के माध्यम से यह कहा गया कि भाई यूनियन को हम महत्व देंगे, यूनियन के तौर पर ही आगे कार्य जो होगा वो देखा जाना चाहिए। और भारतीय संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने भी इस बात को स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया था, इसी को आगे फॉलो किया गया था। क्लियर? तो यहाँ पर जो संवैधानिक घटनाक्रम है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि 1919 में सेंट्रल सब्जेक्ट की चर्चा की गई है, केंद्रीय विषय की चर्चा की गई है, लेकिन बाद में अब ये कैबिनेट मिशन के बाद ये यूनियन ही हो गया है। क्लियर? यहाँ ध्यान रखना कि भारत के संविधान में संघीय ढांचे की व्यवस्था की गई है, फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया को फेडरल कंट्री के तौर पर प्रमोट करने की कोशिश की गई है ना। अच्छा, फिर भी कई मामलों में केंद्र सरकार को यहाँ पर ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती हैं, है ना। कई सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर ऐसा तो लगता है कि हाँ दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, राज्य सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, केंद्र सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कुछ एक ऐसे विषय हैं जहाँ पर केंद्र सरकार लीड ले लेती है ना। जैसे कि वित्तीय मामले, है ना, वित्तीय मामले में कई ऐसे विषय हैं जहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर लीड ले लेती है ना। लेकिन बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। इसमें उतार चढ़ाव, खींचतान तो आता ही रहता है, लेकिन संतुलित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह जो विषय है, इस विषय से फिर से ऐसा लग रहा है कि यह क्या फेडरल स्ट्रक्चर को फिर से परिभाषित करने की ओर इंगित करता है ना। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्लियर? अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी जब संविधान के निर्माण के दौरान इस संदर्भ में अपनी बात कही, तो उससे भी आपको समझने की आवश्यकता है कि संघ का महत्व या फिर यूनियन का महत्व क्या कुछ कहता है। उन्होंने ये कहा कि संघ का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि भारतीय संघ इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है ना। ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है कि जो भारत के अंतर्गत जो यूनिट हैं कोई समझौता करके वो बन रहे हैं। साथ ही
इकाइयों को इस संघ से पृथक होने की अनुमति नहीं है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कल को बिहार कहे कि भैया हम तो टाटा बाय बाय करते हैं, अब हम अलग देश बन गए। ये संभव नहीं है ना। राज्यों को मिलाया जा सकता है, राज्यों के क्षेत्रों को अलग कर करके किसी दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है, ये किया जा सकता है, लेकिन भारत संघ से इसे अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर? ये बात भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर उल्लिखित है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमने शुरू में भी चर्चा की कि नाम में क्या रखा है, केंद्र सरकार कहें या राज्य सरकार कहें, तो यहाँ पर चर्चा की समाप्ति के दौरान मैं यहाँ इस चीज़ को इंगित करना चाहूँगा कि जाने माने संविधानविद सुभाष कश्यप जी ने इस संदर्भ में बहुत ही रोचक सी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जो सेंटर है ना, सेंटर का मतलब ये होता है कि वृत्त है, सर्किल है, सरकमफ्रेंस है, और उस सरकमफ्रेंस में एक सेंटर में है, यानी कि सारी शक्तियां इसी के अंतर्गत केंद्रीकृत हैं, सेंट्रलाइज्ड है ना। ये हो जाएगा सेंट्रल, ये हो जाएगा केंद्रीय। ठीक है, लेकिन भारत की जो संविधान की प्रकृति है, भारत का जो संविधान है, भारत को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है आर्टिकल 1 में, वह क्या कहता है? वो कहता है कि भाई हम पूरा का पूरा होल सर्किल है ना। हम सेंट्रल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीट होल सर्किल की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा ये समा जाता है। और इस लिहाज से यह यूनियन है, संघ है। बात समझ में आ रही है ना? ये बहुत रोचक बात उन्होंने कही है सुभाष कश्यप महोदय ने, है ना। तो इससे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल और यूनियन के बीच में ये डिफरेंशिएशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक विवाद का विषय सामने आया कि केंद्र और संघ को लेकर करके जो एक खींचतान की स्थिति देखी जा रही है, इसमें किसको महत्व दिया जाना चाहिए, और इससे संबंधित जो आधार हैं, संवैधानिक आधार हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, इसको हमने एक एक करके समझ लिया, है ना। मेरे ख्याल से यह चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी और यह रोचक विषय भी है। तो इस चर्चा को यदि आपने पसंद किया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।